हे टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो देखो यार, आप लोगों को पता है कि ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए हैं, बट आपको क्लास 12th में दो ही लोगों के प्रिंसिपल समझने हैं। एक है हेनरी फ्योल और दूसरे हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर, या फिर हम बोल सकते हैं FW टेलर। ठीक है, तो इन दोनों के ही प्रिंसिपल्स को हमें डिटेल में समझना है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या दिए हैं इन्होंने, उससे पहले समझते हैं कि हेनरी फ्योल थे कौन, उनके बारे में समझते हैं। तो देखो जी, ये अबाउट हेनरी फ्योल क्या लिखा है। ही इज ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर एंड मैनेजमेंट थियोरिस्ट। ठीक है, तो माइनिंग इंजीनियर है, ठीक है, और मैनेजमेंट थियोरिस्ट है हेनरी फ्योल। ग्रेजुएटेड फ्रॉम माइनिंग अकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। देन फाउंडेड द माइनिंग कंपनी एंड बिकेम इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888। तो हेनरी फ्योल ने 1888 में एक कंपनी, अपनी माइनिंग कंपनी फाउंड की, माइनिंग कंपनी बनाई और उसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO बने 1888 में। ठीक है, अब हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, तो हेनरी फ्योल गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप वन बाय वन पढ़ोगे। इसके बाद ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो योर आंसर विल बी हेनरी फ्योल। ठीक है, अब जो इनके प्रिंसिपल्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव और बिहेवियरल प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, जो कि लोगों के बिहेवियर को बताते हैं और कहीं ना कहीं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्योल है, माइनिंग इंजीनियर है, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स यानी कि 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो देखो, हियर आए 14 प्रिंसिपल्स जो कि आपको पढ़ना है एक एक करके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ, जो कि है डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिविजन ऑफ वर्क हमने अपने पिछले वीडियोस में इसका एग्जांपल भी लिया था डिविजन ऑफ वर्क का। तो डिविजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी एक एम्प्लॉय को सारा काम नहीं दे सकते। ठीक है, वो सारा का सारा काम अकेले नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फिर वो काम, जो भी लोग उस काम को करने में स्पेशलाइज्ड हैं या फिर जिनके पास उस काम को करने के लिए स्किल्स हैं, आप वो काम उन लोगों को असाइन कर दो। वहां से आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क। ओके, तो क्या लिखा है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब। आपको काम को डिवाइड करना है स्मॉल टास्क में, जॉब्स में। अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दी ईच जॉब। ठीक है, इसके बाद पर्पस क्या है इसका, पर्पस इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। आप एफर्ट सेम लगाओगे बट प्रोडक्शन ज्यादा होगी और ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी है, परचेज से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो आप क्या करते हो, आप फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस का हिसाब किताब रखेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, सपोज जो भी लोग फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं आप उनको लगा दो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिन लोगों के पास प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन से रिलेटेड स्किल्स हैं, वो कहाँ पे आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट्स बनाए और वो जो लोग उस काम को करने में स्पेशलाइज्ड हैं उन लोगों को वही काम दो। ठीक है, वहां से स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है और यही प्रिंसिपल है हमारा डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है द राइट टू गिव ऑर्डर्स। ठीक है, द राइट टू गिव कमांड, कि आपके पास राइट है कि आप ऑर्डर दे सकते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन, आपको उन रूल्स को, जो भी आपको ऑर्डर मिला है उसको ओबे करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, देन देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक वर्कर को या तो बस अथॉरिटी दे दी या फिर बस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। नहीं, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं किसी कंपनी की मैनेजर हूँ और मैंने अपने एम्प्लॉय को एक काम दिया है
ठीक है, कोई टास्क दिया जो उसको पूरा करना है, और मैंने उसको अथॉरिटी दी है कि यार इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, उस काम को करने से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो आप खुद ले लेना, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आप खुद अरेंज कर लेना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसे अथॉरिटी दी है, बट मैंने उसे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि यार ये काम आपको कब तक करके देना है। ठीक है, तो अथॉरिटी दी है तो वो क्या करेगा, उस अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि अथॉरिटी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे अथॉरिटी का मिसयूज होगा। ठीक है, दूसरा केस समझो, अब सपोज मैंने उसे काम दिया है अपने एम्प्लॉय को कुछ, और मैंने उसे अथॉरिटी नहीं दी, मैंने उसे बोला है कि जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे के सारे मैं लूंगी, आपको हर एक चीज मेरे से पूछनी पड़ेगी। ठीक है, और मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि यार ये काम आप मुझे अगले वीक तक दे देना। ठीक है, अब यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब भी काम पूरा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, फेओल का मानना यह है कि किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी वर्कर के पास पूरा बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, अगर बस अथॉरिटी होगी तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा, और अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, अथॉरिटी नहीं हुई, तो वहां पे भी आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अथॉरिटी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, ये तो हम स्टार्टिंग से सुनता है अपने स्कूल में, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि स्कूल के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये सब किस में आता है, डिसिप्लिन में। तो इसी तरह डिसिप्लिन हर एक फील्ड में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है, इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। ठीक है, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है उसकी कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, जिससे प्रॉपरली सारा काम हो। ठीक है, इसके बाद डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। डिसिप्लिन से क्या चाहिए आपको कि हर एक लेवल पे अच्छे सुपीरियर्स हो। ठीक है, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स हो, और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय डिसिप्लिन में नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा, तो उस केस में पेनल्टी अप्लाई करो। ठीक है, ये सब किस में आता है, डिसिप्लिन में। ठीक है, और ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज, कोई भी कीवर्ड क्वेश्चन में मिलता है तो समझ जाना कौन सा प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसे डिसिप्लिन में ये जो सेकंड पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चन में आपको दिखेगा, तो आप देख के पहचान जाओगे कि ये डिसिप्लिन की बात कर रहा है। ओके, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलो जी, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, देखो यूनिटी ऑफ कमांड फोर्थ प्रिंसिपल है। कमांड का मतलब क्या है, ऑर्डर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फेओल का मानना यह है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर बस एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिले। ओके, तो देखो क्या लिखा है, देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम टू सुपीरियर्स एट द सेम टाइम, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। मतलब कि अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉस या सुपीरियर से ऑर्डर मिलेंगे सेम टाइम पे, तो ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ये वायलेट होगा। इसके लिए एग्जांपल लो, अपना ही ले लो। सपोज आपको असाइनमेंट्स मिले अकाउंट्स में, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में। ठीक है, और हर एक असाइनमेंट में 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको चारों ही असाइनमेंट कल सबमिट करने हैं। ठीक है, 4 असाइनमेंट मिले, सब में 50-50 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 200 क्वेश्चंस हुए, जो कि आपको कल सबमिट करने हैं। अब आप खुद सोचो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं पहले किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट पूरा करूं, है ना, तो आप किसी भी एक असाइनमेंट पे फोकस कर ही नहीं पाओगे। तो वही चीज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के ऊपर बस एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, अगर उसे एक ही टाइम पे 2 बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो वो किसी भी बॉस का काम पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फेओल फेल्ट दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड देन अथॉरिटी इज अंडरमाइंड। अगर इस प्रिंसिपल को आप वायलेट करोगे तो अथॉरिटी वो खराब होगी, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब होगा और स्टेबिलिटी भी खराब होगी। ठीक है, डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। डुअल सबऑर्डिनेशन को हमें अवॉइड करना है। डुअल सबऑर्डिनेशन मतलब कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक से ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसे एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिले। ठीक है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद अगला प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखो, यूनिटी ऑफ कमांड अलग है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन यानी कि एक वे, ठीक है, किस तरह से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में यही बात हुई है कि आप
चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो, बट आपका जो मेन गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। मतलब जितनी भी यूनिट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉमन गोल के टुवर्ड्स ही काम करें, ठीक है। Each group of activities having the same objective must have one hat and one plan, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज है उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, प्रोडक्शन है, परचेज है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अपने अपने गोल तो होंगे, बट उन सभी को इस तरह से काम करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, सपोज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो कॉमन गोल अचीव हो, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। क्लियर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा डिविजन ऑफ वर्क के बारे में, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद डिसिप्लिन क्या है, देन हमने बात करी यूनिटी ऑफ कमांड की और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। इस वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स कवर करते हैं, नेक्स्ट में बाकी के 7 करेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद 6th आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके अपने गोल्स, ठीक है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपका पर्सनल गोल भी होगा कि मुझे अच्छी सैलरी चाहिए या फिर अच्छा वर्क कल्चर हो, ठीक है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, तो वो अपने गोल्स हैं। और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, सपोज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना है विद जनरल इंटरेस्ट। मतलब द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयज को अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के बारे में सोचना है, ठीक है। प्रायोरिटी किसे देनी है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ठीक है। इन ऑल द सिचुएशंस द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। ओके, जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है, रादर देन देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करा तो अल्टीमेटली आपका भी वेलफेयर होगा, ठीक है। तो यही चीज है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो, रेम्युनरेशन का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन, ठीक है। अब कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या है? कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो, तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगी, सैलरी या वेजेस, वही होता है रेम्युनरेशन, ठीक है। तो अब फ्योल ने क्या कहा है? फ्योल ने बोला है द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी जितना भी पेमेंट कर रही है, जितना भी कॉम्पनसेशन देगी, वो एम्प्लॉयज के लिए भी फेयर होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होना चाहिए, ठीक है। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। मतलब कि कंपनी पे कर रही है तो उसे कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के पे करना है। जैसे कि वो सबसे पहले अपनी पेइंग कैपेसिटी देखेगी, ठीक है। दूसरी चीज वो देखेगी कि यार कॉम्पिटिटर्स कितना पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स ज्यादा पे कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो जो एम्प्लॉयज हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी कंपनी में, ठीक है। तीसरी चीज आपको देखनी होती है कि यार मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजंस को समझो, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कुछ बोला, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं कि यार इतना मिनिमम वेजेस तो आपको देने ही है अपने एम्प्लॉयज को, तो उनके प्रोविजंस को फॉलो करना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यार जितना भी आप पे कर रहे हो उससे जो एम्प्लॉयज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, उनका वेलफेयर हो पाए, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के आप पेमेंट करोगे, कॉम्पेंसेशन दोगे। यही है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। 7 प्रिंसिपल्स हमने कवर किए। सबसे पहले डिविजन ऑफ वर्क, एक बार रिविजन करते हैं। सबसे पहले था डिविजन ऑफ वर्क, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि आप काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर स्किल्ड लोगों को उस काम को करने के लिए दो, वहां से स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। देन था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आप उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देन डिसिप्लिन हमने समझा। डिसिप्लिन का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप प्रॉपरली फॉलो करो, अगर फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक। देन के बाद था यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि ये कहता है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, उसे एक ही बॉस से ऑर्डर मिले, ठीक है। डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करना है, दिस इज अ कीवर्ड, ओके। देन
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसके टुवर्ड्स ही काम करें। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक। देन इसके बाद था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें अपने गोल्स को साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना है, ठीक है। प्रायोरिटी देनी है आपको जनरल इंटरेस्ट को, ठीक। और इसके बाद लास्ट क्या पढ़ा हमने, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कि आप ओवरऑल कितना पेमेंट कर रहे हो, क्या कॉम्पेंसेशन दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, वो सब किस में आता है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 7 प्रिंसिपल्स हमने कवर किए हेनरी फ्योल के, और इसकी बुक से रीडिंग जरूर करना क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।